दिल से जुड़े रिश्तों की मार्मिक कहानी। सरिता डिजिटल लाया है लेटेस्ट बहुत छोटी कहानियाँ। तो पढ़िए वो छोटी छोटी कहानियाँ जिन्हें पढ़ने के बाद आपको अच्छा तो महसूस होगा ही, साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दरअसल सरिता पत्रिका मनुष्य जीवन की हर एक परेशानी को भली भांति समझती व महसूस करती है। इसलिए इसमें लिखित कहानियों को पढ़ने के बाद आप अपनी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जीवन की परेशानियों के किस्से। रिश्ते की बुआ, दिल से जुड़े रिश्तों की मार्मिक कहानी। इस बार मैं अपने बेटे राकेश के साथ 4 साल बाद भारत आई थी। वे तो नहीं आ पाए थे। बिटिया को मैं घर पर ही लंदन में छोड़ आई थी ताकि वह कम से कम अपने पिता को खाना तो समय पर बनाकर खिला देगी। पिछली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब पिताजी आईआईटी परिसर में ही रहते थे। वे प्राध्यापक थे। वहाँ पर 3 साल पहले वे सेवानिवृत्त होकर आगरा चले गए थे। वहीं पर अपने पुश्तैनी घर में अम्मा और पिताजी अकेले ही रहते थे। पिताजी की तबीयत कुछ ढीली रहती थी पर अम्मा हमेशा से ही स्वस्थ थीं। वे घर को चला रही थीं और पिताजी की देखभाल भी कर रही थीं। फन मॉल से निकलते निकलते थके स्वर में मैंने अपनी बेटी अप्रीता से पूछा, हो गया ना अप्पी, अब तो कुछ नहीं लेना? कहा, अभी तो टी शर्ट रह गई। मैं तो सोच रही थी। मेरी बात बीच में काट कर वह बोली, हाँ माँ, आपको तो लगता है बस थोड़े में ही निपट जाएं। मेरी सारी टी शर्ट आउटडेटेड हैं। कैसे काम चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। सुनकर मैं निशब्द रह गई। आज की पीढ़ी कभी संतुष्ट दिखती ही नहीं। एक हमारा ज़माना था कि नया कपड़ा शादी ब्याह या किसी तीज त्योहार पर ही मिलता था और तब उसकी खुशी में जैसे सारा जहां सुंदर लगने लगता। मुझे अभी भी याद है कि शादी की खरीदारी में जब सभी लड़कियों के फ्रॉक व सलवार सूट के लिए एक थान कपड़ा आ जाता और लड़कों की पतलून भी एक ही थान से बनती, तो इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि लोग सबको एक ही तरह के कपड़ों में देखकर मजाक तो नहीं बनाएंगे। बस सब नए कपड़े की खुशी में खोए रहते और कुछ दिन तक उन कपड़ों का खास ध्यान रखा जाता। बाकी सामान्य दिन तो विरासत में मिले कपड़े जो बड़े भाई बहनों की पायदान से उतरते हुए हम तक पहुँचते पहनते पड़ते थे। फिर भी कोई दुख नहीं होता था। अब तो ब्रांडेड कपड़ों का ढेर और बदलता फैशन। सोचते सोचते मैं अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठ गई और जब मेरी दृष्टि अपनी बेटी के चेहरे पर पड़ी तो वहाँ मुझे खुशी नहीं दिखाई पड़ी। वह अपने विचारों में खोई खोई सी बोली, गाड़ी जरा बुक शॉप पर ले लीजिए, पिछले साल के पेपर्स खरीदने हैं। सुनकर मेरा दिल पसीजने लगा। सच तो यह है कि खुशी महसूस करने का समय ही कहाँ है इन बच्चों के पास। ये तो बस एक मशीनी ज़िंदगी का हिस्सा बन जी रहे हैं। कपड़े खरीदना और पहनना भी उसी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो क्षणी खुशी तो दे सकता है पर खुशी से सराबोर नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही पल इन्हें अपना कैरियर याद आने लगता है। इसी सोच में डूबे हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। मैं सारे पैकेट लेकर उन्हें अप्पी के कमरे में रखने के लिए गई। पूरे पलंग पर अप्पी की किताबें, कंप्यूटर आदि फैले थे। उन्हीं पर जगह बनाकर मैंने पैकेट रखे और पलंग के एक किनारे पर निढाल सी लेट गई। आज अपनी बेटी का खोया खोया सा चेहरा देख मुझे अपना समय याद आने लगा। कितना अंतर है दोनों के समय में। मेरा भाई गिल्ली डंडा खेलते समय जोर की आवाज़ लगाता और हम सभी 10-12 बच्चे हाथ ऊपर करके हल्ला मचाते। अगले ही पल वह हवा में गिल्ली उछालता और बच्चों का पूरा झुंड गिल्ली को पकड़ने के लिए पीछे पीछे। उस झुंड में 5-6 तो हम चचेरे भाई बहन थे, बाकी पास पड़ोस के बच्चे। हम में स्टेटस का कोई टेंशन नहीं था। देवीलाल पान वाले का बेटा, चरणदास सब्जी वाले की बेटी और ऐसे ही हर तरह के परिवार के सब बच्चे एक साथ एक
सोच निशांचित स्वतंत्र गिल्ली के पीछे पीछे और यह कैच, परंतु शाम होते होते अचानक ही जब मेरे पिता की रौबदार आवाज़ सुनाई पड़ती, चलो घर, कब तक खेलते रहोगे, तो भगदड़ मच जाती। धूल से सने पाँव रास्ते में पानी की टंकी से धोए जाते, जल्दी में पैरों के पिछले हिस्से में धूल लगी रह जाती, पर कोई चिंता ही नहीं। घर जाकर सभी अपनी अपनी किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाते। रोज का पाठ दोहराना होता था, बस उसके साथ साथ मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग से थोड़ी करनी होती थी। अतः 9 बजे तक पाठ पूरा कर के निशाचिंतता की नींद के आगोश में सो जाते। पर आज रात को देर तक जागना और पढ़ना, ढेर सारे तनाव के साथ कि पता नहीं क्या होगा, कहीं चैन न हुआ तो एक ही कमरे में बंद, यह तक पता नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है। इनका दायरा तो फेसबुक व इंटरनेट के अनजान चेहरे से दोस्ती कर परिलोक की सैर करने तक सीमित है। एक हम थे, पूरे पड़ोस, बल्कि दूर दूर के पड़ोसियों के बच्चों से मेल झोल, कोई रोक टोक नहीं। पर अब ऐसा कहाँ, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं जब एक दिन अपनी बेटी को लेकर पड़ोस के जोशी जी के घर गई, तो संयोगवश जोशी दंपत्ति कर घर पर नहीं थे। वहीं पर जोशी जी की माता जी से मुलाकात हुई, जो कि अपनी पोती के पास बैठी बुनाई कर रही थी। पोती एक स्वचालित खिलौना कार में बैठकर आंगन में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। कार देखकर मैं अपने को न रोक सकी और बोल पड़ी, आज गलत नजर आ रहा था। सोचते सोचते मेरे हाथ में रिमोट आ गया और मैंने टेलीविज़न ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज, बनारस में बीटेक की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कॉमर्स पढ़ना चाहती थी। लड़की ने माता पिता द्वारा जोर देने पर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। मुझे याद आया कि बीए में मैंने अपने पिता से कुछ ऐसी ही जिद की थी, पापा मुझे भूगोल की कक्षा में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी सारी दोस्त अर्थशास्त्र में हैं, मैं भूगोल छोड़ रही हूँ। ठीक है, पर मन लगाकर पढ़ना, कहते हुए मेरे पिता अखबार पढ़ने में लीन हो गए थे और मैंने विषय बदल लिया था। परंतु अब हम अपने बच्चों को विशेष कुछ बनाने की दौड़ में शामिल होकर क्या अपने माता पिता से श्रेष्ठ माता पिता साबित हो रहे हैं, यह तो वक्त बताएगा। पर यह तो तय है कि फ़िलहाल इनका आने वाला कल बनाने की हवस में हमने इनका आज तो छीन ही लिया है। सोचते सोचते मेरा मन भारी होने लगा। मुझे अपनी अप्पी पर बेहद तरस आने लगा। दौड़ते दौड़ते जब यह कुछ हासिल भी कर लेगी तो क्या वैसी ही निश्चांचित जिंदगी पर पा सकेगी जो हमारी थी। कितना कुछ गवा बैठी है आज की युवा पीढ़ी। यह क्या जाने कि शाम को घर के अहाते में छिपी छिपाई, इजो दुजो, राजा की बारात, गिल्ली डंडा आदि खेलने में कितनी खुशी महसूस की जा सकती थी। रक्त संचार तो ऐसा होता था कि उसके लिए किसी योग गुरु के पास जाकर प्राणायाम करने की आवश्यकता ही न थी। तना शब्द तो जब केवल शब्दकोश की शोभा बढ़ाता था, हमारी बोलचाल या समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की खबरों की नहीं। अचानक मैं उठी और मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी अप्पी को इस रेट रेस का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। आज जब वह कोचिंग से लौटेंगी तो उसको पूरा विश्वास दिला दूंगी कि वह जो करना चाहती है करे, हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ और मैं एक कप चाय बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मेरी ननंद का फ़ोन था। भाभी जी, क्या बताऊं, नेहा का रिश्ता होते होते रह गया। लड़का वर्किंग लड़की चाह रहा है, वह भी MBA हो, नहीं तो दहेज में मोटी रकम चाहिए। डर लगता है कि एक बार दहेज दे दिया तो क्या रोज़ रोज़ मांग नहीं करेगा। उसके आगे जैसे मेरे कानों में केवल शब्दों की सनसनाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा मानो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो। अभी मैं अपनी अप्पी को आज़ाद करने की सोच रही थी और अब ऐसा समाचार क्या हो गया है। हम सबको किस
मृग तृष्णा के शिकार होकर हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने अपने बच्चों को उस मशीनी सिस्टम की आग में धकेल रहे हैं। मैंने चुपचाप फ़ोन रख दिया और धम्म से सोफे पर बैठ गई। मुझे अपनी भतीजी अनुभा याद आने लगी, जिसने बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे अपने एक सहकर्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आज की भाषा में उन दोनों की वेवलेंथ मिलती थी। पर उसका परिणाम क्या हुआ? 10 महीने बाद अलगाव और 1.5 साल बाद तलाक। मुझे याद आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पति के दिल तक पेट के रास्ते से जाया जाता है। समय बदला, मूल्य बदले और दिल तक जाने का रास्ता भी बदल गया। अब वह पेट जेब का रास्ता बन चुका था। जितना मोटा वेतन उतना ही दिल के करीब। पर पुरुष की मूल प्रकृति समय के साथ कहाँ बदली। ऑफिस से घर पहुँचने पर भूख तो भोजन ही मिटा सकता है और उसको बनाने का दायित्व निभाने वाली ऑफिस से लौटी ही न हो तो पुरुष का प्रकृति प्रदत्त आह उभर कर आएगा ही। वही हुआ भी। रोज़ रोज़ की चिक चिक बर्तनों की उठा पटक से उब कर दोनों ने अलगाव का रास्ता चुन लिया। ये कौन सा चक्रव्यूह है जिसके अंदर हम सब फंसे चुके हैं और उसे सिस्टम का नाम दे दिया। मेरा सिर चकराने लगा। दूर से आवाज़ आ रही थी, दीदी भागो, अंधड़ आ रहा है। बवंडर बन जाए, हम फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। बचपन में आंधी आने पर मेरा भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूर तक भगाता ले जाता था। काश आज मुझे भी कोई ऐसा रास्ता नज़र आ जाए जिस पर मैं अपनी अप्पी का हाथ पकड़कर ऐसे भागूं कि इस सिस्टम के बवंडर बनने से पहले अपनी अप्पी को उसमें फंसने से बचा सकूं। क्योंकि यह तो तय है कि इस बवंडर रूपी चक्रव्यूह को निर्मित करने वाले भी हम हैं और निकलने का रास्ता ढूंढने का दायित्व भी हमारा ही है। वरना हमारे न जाने कितने अभिनयों इस चक्रव्यूह के शिकार बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।